हेलो स्टूडेंट्स, परफेक्शन आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपके सामने उपस्थित हूँ केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर, कुछ टॉपिक्स लेकर जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के क्लास में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो इनफैक्ट एसिड और बेस है। आज के क्लास में आप देखेंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, इसको आप समझेंगे। आज के क्लास में आप एसिड और बेस को 3 थ्योरी के द्वारा समझेंगे, क्योंकि देयर आर 3 थ्योरीज विच एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। 3 लोगों ने अपने अपने हिसाब से एसिड और बेस के लिए थ्योरीज प्रपोज किया था। जैसे एक थ्योरी है सबसे पहला आर्हेनियस थ्योरी, दूसरा है ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी और तीसरा थ्योरी जो है स्टूडेंट्स वो है लेविस थ्योरी। तो एसिड और बेस के लिए 3 थ्योरीज हैं और वो तीनों थ्योरीज को आज हम डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि आर्हेनियस साहब के अनुसार एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी के अनुसार एसिड किसे कहेंगे, बेस किसे कहेंगे। लेविस थ्योरी के हिसाब से एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास का जो टॉपिक है वो यही होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिड बेस में पहला पॉइंट हम लोग ये देखेंगे। यहाँ पर हम लोग तीनों थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। देयर आर 3 थ्योरीज फॉर एसिड बेस। एसिड और बेस के लिए 3 थ्योरी है। पहला थ्योरी जो है स्टूडेंट्स वो है आर्हेनियस थ्योरी, दूसरा थ्योरी जो है वो है ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी और तीसरा थ्योरी जो है वो है लेविस थ्योरी। तो स्टूडेंट्स ये 3 थ्योरी प्रपोजल दिया गया था एसिड और बेस के लिए कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आर्हेनियस थ्योरी। तो सबसे पहले देखते हैं आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी क्या कहता है? आर्हेनियस थ्योरी कहता है स्टूडेंट्स कि एसिड वो चीज़ है। व्हाट इज एसिड? आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से अगर देखें तो व्हाट इज एसिड, एसिड किसे कहेंगे? तो वो कोई सब्सटेंस जिसे जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो H+ आयन रिलीज करता है, तब हम उसे कहते हैं आर्हेनियस एसिड। एसिड है, लेकिन ये कौन से डिफिनीशन को फॉलो कर रहा है? तो आर्हेनियस साहब के अनुसार जो बातें कही गई थी वो उन बातों को ये फॉलो कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं आर्हेनियस एसिड। तो ये एसिड क्या होता है आर्हेनियस साहब के अनुसार? तो वैसा सब्सटेंस which releases H+ आयन when dissolved in water। जब हम एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो H+ आयन रिलीज करता है, तो हम इसे कहेंगे ये आर्हेनियस एसिड है। जैसे अगर देखा जाए HCl, तो HCl जब तक सॉलिड है तब तक ये एसिड जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। ध्यान दें, क्यों? क्योंकि ये H+ आयन नहीं रिलीज किया। एसिड के जैसा बिहेव तभी करेगा जब ये वाटर में डिजोल्व होगा। HCl सॉलिड को जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये देगा H+ + Cl- और अब इसने क्या किया, H+ आयन रिलीज किया तो ये एसिड जैसा बिहेव कर रहा है। इसने 1H+ रिलीज किया है, तब हम इसे बेसिसिटी बोलते हैं कि HCl का जो बेसिसिटी होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स? तो 1। क्यों 1 क्यों होगा? क्योंकि इसने एक H+ आयन डोनेट किया एक्वस सॉल्यूशन में। अगर कोई ऐसा एसिड होता जो 2 H+ आयन रिलीज करता तब हम क्या कहते? तो हम लोग कहते कि इसका बेसिसिटी 2 है, यानी वो एसिड जो है ना वो डाइबेसिक एसिड है। जैसे समझते हैं, जैसे H2SO4 है स्टूडेंट्स, तो H2SO4 को जब वाटर में डिजोल्व करेंगे, जब ये सॉलिड रहेगा, जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 2H+ एक्वस रिलीज करेगा प्लस SO4 - 2। मतलब ये हुआ कि जब आपने H2SO4 को डिज़ोल्व किया वाटर में तो ये 2 H+ आयन रिलीज कर रहा है, इसलिए इसका बेसिसिटी जो होगा वो होगा 2। यानी H2SO4 जो है वो एक डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक लिखने का मतलब क्या होता है कि इसका बेसिसिटी 2 है। कोई ट्राइबेसिक एसिड रहेगा मतलब वो 3H+ आयन को रिलीज करेगा जब वो एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होगा। तो
तो ये है स्टूडेंट्स एसिड, किसे कहेंगे, जो H+ आयन रिलीज करेगा वाटर में। अगर एसिड का क्लासिफिकेशन किया जाए तो दो तरह का एसिड होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। तो किन आधार पे हम क्लासीफाई करते हैं, आखिर किस एसिड को हम लोग कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, उसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहा जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए H+ में और कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में, तब हम उस एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अब ये बात नहीं समझे आप कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज होने का मतलब क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, तो एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड इनटू H+ एंड एनायन, जो भी उसका आयनाइन बनेगा जो पूरी तरह से आयनाइज हो जाए, उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। पूरी तरह से आयनाइज होना मतलब कंप्लीटली आयनाइज होने का मतलब क्या है, जैसे HCl है, तो HCl को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये आयन के फॉर्म में आयनाइज हो जाएगा। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक इनटू द कैटायन एंड एनायन। आयन के फॉर्म में टूट जाना ही क्या कहलाता है, आयनाइजेशन, या इसको कभी कभी डिसोसिएशन भी लिखता है, एक ही बात है। डिसोसिएशन का ही एक पार्ट है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें आयन का फॉर्मेशन होता है। तो HCl जो है वो H+ और Cl- आयन में टूटेगा। तो कंप्लीटली आयनाइज होने का मतलब यहाँ पे ये है ना कि यदि आपने 100 HCl मोलिकुल लिया है, यदि आपने 100 HCl मोलिकुल लिया है, तो जैसे ही इसको आप वाटर में डालेंगे तो HCl जो है ना, HCl वो 0 बचेगा, मतलब कोई भी ऐसा मोलिकुल नहीं रहेगा जो HCl के फॉर्म में रहेगा। तो होगा क्या HCl, तो वो HCl टूट जाएगा H+ और Cl- में, मतलब 100 HCl टूटेगा तो बनेगा 100 H+ और 100 क्या, Cl-। तो इसी को बोलते हैं कंप्लीटली आयनाइज होना। मतलब जितना भी मोलिकुल आप ऐड करेंगे वाटर में, सारा का सारा लगभग क्या होगा, आयनाइज होके कैटायन और एनायन बनाएगा, तब हम इसे कहते हैं कंप्लीटली आयनाइजेशन। मतलब ये कंप्लीटली आयनाइज हो गया, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वो 1 होगा। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन किसे कहते हैं, 1 मोल डालते हैं अगर कोई भी पार्टिकल को, उसमें कितना मोल आयोनाइज हो रहा है, टूट रहा है, कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है, इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो यहाँ पे 1 मोल अगर आप HCl ऐड करेंगे तो 1 का 1 मोल आयनाइज हो जाएगा, मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन जो है ना वो 1 होगा। यानी ये 100% क्या हो रहा है, आयनाइज हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स आप दें स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4 और HClO3। तो ये जो है मेनली क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सब वीक होते हैं। और भी जो इसके अलावा जो एसिड होगा, जैसे कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये सारे वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में जनरली इन्हीं सब एसिड को लिया जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 H2SO4 मोलिकुल डालेंगे वाटर में तो उससे क्या होगा, 200 H+ मिलेगा और 100 SO4-2 मिलेगा, क्योंकि H2SO4 जो है ना वो 2 H+ देता है। इसको देखिए ऐसे समझिए, जैसे H2SO4 है, ये आप 100 मोलिकुल पानी में डालें, तो जैसे इसको पानी में डालेंगे तो ये देगा क्या, 2H+ प्लस SO4-2। तो आप समझिए कि 100 H2SO4 जब टूटेगा तो H+ जो मिलेगा वो 200 मिलेगा। कैसे, एक H2SO4 टूटता है तो वो 2 H+ देता है, तो 100 टूटेगा तो कितना देगा, तो ये 200, और ये कितना देगा, तो 100, ये कितना देगा, तो 100, क्योंकि ये कंप्लीट। और H2SO4 बचेगा कितना, 0। H2SO4 बचेगा कितना, 0। 0 मतलब H2SO4 के फॉर्म में एक भी नहीं रहेगा, वो सारा आयनाइज हो जाएगा, और आयनाइज होने के बाद H+ और SO4- के फॉर्म में, SO4-2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये तो था स्ट्रॉन्ग एसिड। देखते हैं वीक एसिड क्या होता है। स्टूडेंट्स वीक एसिड किसे कहेंगे, तो वैसा एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो, पार्शियली डिसोसिएट हो, पार्शियली आयनाइज हो, तब हम उसे कहते हैं वीक एसिड। तो वीक एसिड किसे कहेंगे, तो वैसे एसिड which partially ionized into H+ एंड एनायन। जो एनायन और H+ में जो है बहुत ही
पार्शियली डिसोसिएट हो, अगर आप 100 मोलिकुल ऐड कर रहे हैं तो 1-2 टूटेगा तो टूटेगा, नहीं तो वो भी नहीं टूटेगा। 1000 मोलिकुल में 1-2 टूटेगा। तो ऐसे एसिड को हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। आप नहीं समझे तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि HF एक वीक एसिड है, मतलब इसको पानी में ऐड करेंगे तो ये देगा H+ और F-, ठीक है। तो अगर आपने मान लेता है कि शुरू में आपने 100 मोलिकुल लिए, आपने टोटल 100 मोलिकुल्स लिए शुरुआत में और इसे पानी में ऐड किया, तो 100 में 99 जो है ना वो HF के फॉर्म में ही रहेगा, मतलब वो टूटा ही नहीं। और एक HF टूटा तो एक HF टूटेगा तो एक H+ देगा और एक क्या देगा, F-। या फिर ऐसे कहिए कि अगर 98 मोलिकुल HF के फॉर्म में है तो 2H+ जो है वो देगा और 2 क्या देगा, F-। तो आप समझिए कि 100 में मात्र 2 मोलिकुल जो है HF का वही आयनाइज हो रहा है, बाकी सारा 98 जो है वो अनडिसोसिएटेड मोलिकुल के फॉर्म में है, अनआयोनाइज्ड या अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है, अनडिसोसिएटेड मोलिकुल एसिड। तो ऐसे एसिड को हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। तो एसिड और वीक होना या स्ट्रॉन्ग होने का मतलब जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हम इसे स्ट्रॉन्ग कहते हैं, कब इसे हम वीक कहते हैं। तो वीक उसे कहते हैं जो बहुत ही कम आयनाइज होता है H+ में और एनाइन में, और स्ट्रॉन्ग उसे कहेंगे जो कम्प्लीटली आयनाइज होगा। ज़्यादा H+ कौन रिलीज करेगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो ज़्यादा H+ देगा। इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड भी ऐड कीजिएगा फिर भी स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो ज़्यादा H+ देगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली आयनाइज होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, वीक एसिड का एग्जाम्पल। तो वीक एसिड का एक बहुत बड़ा लिस्ट है। उस स्ट्रॉन्ग एसिड के अलावा जितने भी एसिड्स होंगे सब वीक होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड वीक है, ये सब ऑर्गेनिक एसिड है। HCOOH फॉर्मिक एसिड वीक है। HF H2CO3 H3PO4 H3PO2 H2SO3, तो ये सारे के सारे एसिड्स जो हैं वो वीक हैं। तो वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्टूडेंट्स आपने देखा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये जो H+ आयन रिलीज होता है एसिड के द्वारा, ये वाटर में इनफैक्ट होता क्या है कि वो H+ के फॉर्म में नहीं होता, वो वाटर मोलिकुल से कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाकर ही एग्जिस्ट करता है। जैसे देखिए, ऐसे समझिए, जैसे HCl है, HCl ने एक H+ जो है Cl- रिलीज किया वाटर मोलिकुल में, तो ये वाटर का जो मोलिकुल है H2O, ये H+ के साथ बॉन्ड बना लेता है और बॉन्ड बनाकर H3O+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए इस आयन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो आपसे यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि एसिड के द्वारा जो H+ रिलीज किया जाता है वाटर में, तो वाटर में H+ क्या फ्री होता है या फिर वो किसी से कंबाइन करके रहता है। तो ध्यान दीजिए, H+ जो एसिड के द्वारा रिलीज किया गया वो वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, H+ रिलीज्ड बाई एसिड, H+ रिलीज्ड बाई एसिड एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक बात ध्यान देना है कि वाटर में जो एसिड H+ रिलीज़ किया वो H+ फ्री नहीं होता है, बल्कि वो वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सिमिलरली जिस तरह से हम लोगों ने एसिड देखा, अभी हम लोग आर्हेनियस साहब के अनुसार देख रहे हैं आर्हेनियस एसिड क्या होता है, उसमें था स्ट्रॉन्ग और वीक। अब हम लोग आर्हेनियस साहब के अनुसार ही देखेंगे कि वेस क्या होता है। हम लोग वेस किसे कहेंगे, इसका कुछ प्रॉपर्टी भी है एसिड का। एसिड का कुछ प्रॉपर्टी क्या है कि आप लोग बचपन में पढ़े थे कि एसिड वो होता है जो सॉर इन टेस्ट हो, जो खट्टा टेस्ट हो, उसे हम लोग कहेंगे कि एसिड है। जो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ब्लू लिटमस को क्या करता है तो रेड में कन्वर्ट कर देता है, लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देता है, तब हम उसे क्या कहेंगे, हम लोग उसे कहेंगे कि एसिड है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एसिड के। इसके आधार पर एसिड को डिफाइन करना हमारे सिलेबस के हिसाब से सही नहीं है, इसीलिए आर्हेनियस साहब के अनुसार मैंने आपको बताया। अगला पॉइंट जो है हमारे सामने वो है बेस। बेस किसे कहेंगे स्टूडेंट्स, वो वैसा सब्सटेंस जो OH- आयन दे, सब्सटेंस विच रिलीजेस
OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जो OH माइनस आयन रिलीज करता है उसे हम लोग कहते हैं बेस। बेस क्या होता है? जो OH माइनस रिलीज करे। सॉलिड फॉर्म में वो OH माइनस फ्री नहीं करता है, जब वो वाटर मोलिकुल में डिजोल्व होता है तब जाकर वो OH माइनस आयन रिलीज करता है, तब हम उसे बेस कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे? तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड था वही उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या? जो कंप्लीटली क्या हो? आयनाइज्ड हो जाए, कंप्लीटली आयनाइज्ड इनटू OH माइनस एंड कैटायन। जो OH माइनस में और कैटायन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एग्जांपल के लिए लीजिए NaOH, KOH, LiOH, RbOH, उसके बाद होगा आपका CaOH, SrOH। ये जो है फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड का हाइड्रोक्साइड, ये जो है ना जनरली ये कहाँ का है? फर्स्ट ग्रुप यानी अल्कली मेटल्स का ये हाइड्रोक्साइड है। आप पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इसमें सीजियम तक का जो हाइड्रोक्साइड होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और ये क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल का। ये क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल का। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होगा वो इनफैक्ट क्या होगा? तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये होता है कि कंप्लीटली आयनाइज कर जाएगा। मतलब NaOH अगर आप 100 मोलिकुल ऐड किए हैं वाटर में तो ये टूटेगा Na प्लस प्लस OH माइनस में, तो 100 में से ये क्या बनेगा? तो 100, ये बनेगा कितना? 100। ये कितना बन जाएगा? 100 से 0। NaOH एक भी नहीं रहेगा, सारा का सारा NaOH टूट जाएगा Na प्लस और OH माइनस में। तब हम लोग इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और इसका अगर जिस तरह से एसिड के लिए बेसिसिटी था वैसे बेस के लिए क्या होता है? एसिडिटी। तो एसिडिटी बात करें कितना होगा? तो 1। क्यों? क्योंकि 1 OH माइनस रिलीज कर रहा है। कितना OH माइनस? 1। इसी तरह से CaOH होल चॉइस 2 के बारे में अगर देखें, CaOH होल चॉइस 2, तो ये देगा Ca प्लस 2 OH माइनस। तो इसने 2 OH माइनस रिलीज किया, इसीलिए इसका एसिडिटी कितना होगा? एसिडिटी कितना होगा? 2। और अगर आप 100 मोलिकुल लेते हैं CaOH2 का तो ये बनता है 100 और ये कितना बनता है? 200। और ये कितना बन जाएगा? तो 0। क्यों? क्योंकि 100 CaOH2 जो था वो 100 का 100 टूट गया, तो CaOH2 तो कुछ है ही नहीं। अब सारा का सारा क्या हो गया? Ca प्लस 2 OH माइनस। तो कुल मिला के बात ये होगा कि Ca प्लस 200 और 2 OH माइनस क्या होगा? 200। और ये कितना बचेगा भाई? तो ये कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा, कंप्लीटली आयनाइज हो गया। तो फिर वीक बेस में क्या होगा? वीक बेस में फिर से उसी तरह से होगा जैसे वीक एसिड होता था, बहुत ही कम आयनाइज होगा, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही सारा मोलिकुल एग्जिस्ट करेगा। 100 में 1-2 टूटेगा तो टूटेगा, नहीं तो 1000 में 1-2 टूटेगा। तो वैसे बेस को हम लोग क्या बोलेंगे? वीक बेस। जैसे स्टूडेंट्स, जैसे वीक बेस क्या होगा ऐसे समझते हैं, फिर एग्जांपल देके आपको बताएंगे। वीक बेस किसे कहेंगे हम लोग? हम लोग वीक बेस उसी को कहेंगे जो पार्शियली, वैसा बेस which partially ionize into OH minus and corresponding cation। तो जो corresponding cation में और OH माइनस में पार्शियली आयनाइज हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं अगर कि BeOH होल चॉइस 2, तो ये टूटेगा तो देगा Be प्लस 2 OH माइनस। ठीक है। अगर ये 100 मोलिकुल लेंगे तो 100 में ये 98 इसी तरह से रहेगा, 2 मोलिकुल टूटा तो B प्लस 2 कितना बनेगा? 2, और ये 2 OH माइनस कितना बनेगा? तो 4। कैसे? नहीं समझे आप? जैसे एक मोलिकुल टूटता है BeOH होल चॉइस 2 का, तो एक टूटता है तो एक बनता है Be प्लस 2 और 2 बनता है OH माइनस। तो एक मोलिकुल के टूटने से ये बनता है 1, ये 2, तो ये 2 के टूटने से ये बनेगा 2 और ये कितना बनेगा? 4। तब हम इसे बोलते हैं वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस के अलावा सारा जो होगा सो क्या होगा? वीक बेस। जैसे CuOH होल चॉइस 2, BeOH होल चॉइस 2 और भी बहुत सारे हैं। जैसे इसी तरह से और आगे भी देखेंगे तो जितने भी बेसिस होंगे सब के सब क्या होंगे?
वीक बेस होंगे। तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसी तरह से वीक एसिड और वीक बेस। तो यहाँ से एक सवाल उठता है कि सर आपने कहा था कि एसिड का जो H+ होता है वो पूरी तरह से हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर भी क्या OH- भी किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? अगर हाँ तो किस फॉर्म में? तो ध्यान दीजिए, कोई भी बेस है जैसे NaOH है तो ये टूटेगा किसमें? Na प्लस OH-। अब ये OH- जो है ये वाटर से कंबाइन कर लेता है और बनाता है क्या? H3O2-। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्सीनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सीनियम आयन। तो हाइड्रोक्सीनियम आयन जो होता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सीनियम आयन जो होता है वो OH- के साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो यहाँ पर जो OH- बेस के द्वारा रिलीज़ किया गया था वो इनफैक्ट OH- के फॉर्म में नहीं, वो हाइड्रोक्सीनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे वहाँ पे हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, OH- आयन इन वाटर exist in form of हाइड्रोक्सीनियम आयन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एक बात ध्यान देना है कि जिस तरह से एसिड के द्वारा जो H+ रिलीज किया गया था तो वो H+ वाटर से कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता था, वैसे ही यहाँ पे बेस के द्वारा जो OH- रिलीज किया जाता है वो हाइड्रोक्सीनियम आयन बनाता है और इसी फॉर्म में वाटर में OH- एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आर्हेनियस साहब के अनुसार एसिड और बेस और उसका क्लासिफिकेशन कि एसिड कितने तरह के होते हैं और बेस कितने तरह के होते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रॉन्शन-लॉरी थ्योरी। ब्रॉन्शन-लॉरी थ्योरी किसे कहेंगे वो देखते हैं। ब्रॉन्शन-लॉरी थ्योरी क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको समझते हैं। ये थ्योरी के हिसाब से एसिड के क्या है और बेस क्या है। देखिए लोगों ने अपने अपने हिसाब से एसिड और बेस को डिफाइन किया। किन्हीं ने कहा कि एसिड वो होगा जो H+ देता है वाटर में, कोई कहेगा नहीं H+ का डोनर एसिड होगा, कोई लोन पेयर के फॉर्म में समझाएगा। तो सब अपने अपने हिसाबों से एक थ्योरी प्रपोज किया और सब के नाम पर ही क्या बनाया गया, तो अलग अलग थ्योरीज बनाया गया। तो जैसे ब्रॉन्शन-लॉरी थ्योरी है, ये कहता है कि जो H+ का डोनर होगा ना, ये कहता है कि जो H+ का डोनर होगा वो क्या होगा, एसिड, और जो H+ का एक्सेप्टर होगा वो होगा बेस। बस ये थ्योरी इतना ही कहता है कि जो H+ डोनर होगा वो होगा एसिड, जो H+ का एक्सेप्टर होगा वो होगा बेस। मतलब H+ देने वाला एसिड है और H+ लेने वाला जो है वो बेस है। कैसे, इसको समझते हैं। जैसे स्टूडेंट्स ऐसे समझिए आप कि जैसे HCl है और H2O है, ये दोनों ने कंबाइन किया, तो आप जानते हैं कि HCl जो है वो H+ आयन रिलीज करता है और वो H+ आयन जो है वाटर उसको अपने साथ बॉन्ड बनाकर हाइड्रोनियम आयन बना देता है, जैसा कि आपने अभी देखा। तो HCl जब H+ आयन रिलीज करेगा तो H2O उसको अपने से कंबाइन करके क्या बना लेगा, H3O+, और H+ आयन रिलीज जब करेगा HCl तो बचेगा Cl-, तो Cl- यहाँ पे अलग से रहेगा। तो HCl + H2O मिलकर क्या बनाएगा, HCl + H2O मिलकर बनाएगा H3O+ Cl-। अब देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे HCl ने क्या किया, तो H+ आयन रिलीज किया, H+ आयन किसी को दिया, किसको दिया वो बाद में देखेंगे, पहले ये समझिए HCl ने क्या किया, एक H+ आयन दिया। अब H+ दे रहा है मतलब H+ डोनेट कर रहा है, मतलब ये एक एसिड होगा। तो HCl जो है ये H+ दिया किसको, H2O को, तो HCl क्या है, एक एसिड है। और इसका H+ एक्सेप्ट कौन किया, किसने उस H+ के साथ बॉन्ड बनाया, तो H2O ने। तो H2O यहाँ पे क्या हो गया, बेस, ब्रॉन्शेट साहब के हिसाब से, ब्रॉन्शन-लॉरी थ्योरी के हिसाब से। तो एसिड HCl जो है वो एसिड के तौर पे होगा और H2O जो है वो बेस के तौर पे होगा। अच्छा HCl ने एसिड है इसलिए H+ लॉस करके बना दिया Cl-,
तो ये इसका कंजुगेट बेस होगा। ये क्या होगा? कंजुगेट बेस। एसिड का कंजुगेट बेस होता है, और बेस ने H+ गेन करके H3O+ बनाया, तो ये इसका होगा कंजुगेट एसिड। ये क्या होगा? कंजुगेट एसिड। H2O बेस है, इसने H+ एक्सेप्ट किया, तो अब ये बेस जो है वो कंजुगेट एसिड बनाया। और HCl एसिड था, इसने H+ दे रहा था किसी को, तो HCl ने H+ डोनेट किया। तो अगर HCl एक H+ डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करने के बाद ये Cl- बना, मतलब ये जो बना रहा है वो है कंजुगेट बेस। एसिड का होता है कंजुगेट बेस, बेस का होता है कंजुगेट एसिड। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर अगर हम लोग लिखें, तो सबसे पहले कंजुगेट एसिड बेस पेयर कौन है? तो HCl, पहले एसिड को लिखना है। HCl क्या है? एसिड। इसका कंजुगेट बेस कौन है? Cl-, तो ये एक पेयर हो गया। एंड दूसरा पेयर कौन हो गया? पहले एसिड कौन है? H3O+, और इसका बेस कौन है? H2O, तो ये हो गया। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर इस तरह से आप लिख सकते हैं। ध्यान रखिए कि जो भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर होगा वो दो का पेयर होगा, तो उन दोनों में सिर्फ एक H+ का डिफरेंस होगा। उन दोनों में क्या होगा? सिर्फ एक H+ का डिफरेंस होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है लाइन? लाइन ये है कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर डिफर्स बाई H+। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर जो है ना, वो एक H+ से डिफर करता है। कंजुगेट एसिड के पास एक ज़्यादा H+ होगा और बेस के पास एक कम। देखिए यहाँ पे H+ ज़्यादा है, तो ये कंजुगेट, ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, ये बेस है। तो स्टूडेंट्स, ये था ब्राउन-लॉरी थ्योरी। इनके हिसाब से यही सब बातों को कहा गया कि H+ डोनर एसिड होगा, H+ एक्सेप्टर बेस होगा। इसके हिसाब से आपने देखा कंजुगेट एसिड बेस। अगला थ्योरी जो है हमारे सामने स्टूडेंट्स, वो है ल्यूइस थ्योरी। ल्यूइस थ्योरी क्या कहता है उसको समझते हैं। देखिए, ल्यूइस थ्योरी कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है ना, ये H+ के हिसाब से डिफाइन नहीं किए एसिड को, इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है वो बेस होगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर है, वो एसिड होगा। अब मतलब नहीं समझे? जैसे देखिए, कोई बेस है, ल्यूइस थ्योरी के हिसाब से बेस किससे कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। डोनेट कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो सबसे पहला बात कि अगर ये अमोनिया है NH3, तो NH3 के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे है वो आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है। तो आप यहाँ पे समझिए कि NH3 के पास एक लोन पेयर है, तो ये एक बेस है, क्योंकि ये लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है। अगर H2O है, तो ये भी एक क्या है? बेस है। वो कैसे? ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। अगर कोई डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसके पास भी पाई बॉन्ड है, तो ये भी क्या होगा? एक तरह का बेस होगा। अगर ये Cl- है, तो इसके पास निगेटिव चार्ज है, तो ये भी निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? बेस। और अगर NH2- है, तो ये भी होगा बेस। OH- है, तो ये भी होगा बेस। तो इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन का डोनर, ये पेयर यहाँ लिखे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना पेयर के फॉर्म में होता है, तो इसलिए जिस डोनेट करने के टाइम तो एक ही डोनेट करेगा, वो बॉन्ड बनाएगा। तो उससे मतलब नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन का जो डोनर है वो होगा बेस, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर क्या होगा? तो एसिड। जैसे कौन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसका वैकेंट और वाइटल है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। आपको मैंने बताया था कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं, बट उनमें ऑक्टेट की कमी होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। जैसे उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहीं, वो अटैक करके और क्या करेगा? उससे बॉन्ड बना लेगा। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड जो होता है वो एसिड होता है। जैसे AlCl3 क्या है? तो AlCl3 स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, क्योंकि एल्युमिनियम के आउटरमोस्ट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 3 क्लोरीन बॉन्ड बनाया,
तो इसके आउटरमोस्ट में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये एसिड है। अगर देखा जाए BF3, तो BF3 भी क्या है, BF3 भी क्या है, तो ये इसके आउटरमोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। FeCl3 जो है, इसमें Fe में वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वैकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण ये भी क्या है, तो एक लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड किसे कहेंगे, जो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, जो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी, उससे हम लोग लुईस एसिड कहेंगे। और लुईस बेस किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा उसे हम लोग लुईस बेस कहेंगे। ब्रॉन्सन लॉरी थ्योरी के हिसाब से एसिड किसे कहेंगे, तो जो H+ का डोनर होगा वो एसिड होगा, जो H+ का एक्सेप्टर होगा वो बेस होगा। आर्हेनियस साहब के हिसाब से हम लोग एसिड किसे कहेंगे, जो H+ डोनेट करेगा एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के साथ, उसे हम लोग एसिड कहेंगे। और जो OH- आयन रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के साथ, उसे हम लोग बेस कहेंगे। तो H+ के टर्म में, OH- के टर्म में, इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में लोगों ने अलग अलग हिसाब से, अपने हिसाब से एक एक थ्योरी को डिफाइन किया, एक एक थ्योरी को प्रपोज किया। तो टोटल एसिड और बेस के लिए 3 थ्योरीज थे जिसको आप लोगों ने देखा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।